हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक जो है वो है ईयर एंड ये चैप्टर नंबर 11 आईसीएसई बुक सेलिना का सेंस ऑर्गन चैप्टर से रिलेटेड है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आईसीएसई बोर्ड में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एंड मींस 5 मार्क्स एक्सपेक्टेड रहते हैं मैक्सिमम एंड वेरी इजी टॉपिक। इतना इजी है ये, बस वन टाइम यू जस्ट गो ऑन थॉरो रीडिंग और रीडिंग करनी है इसकी और उसके बाद आपको जो है इसमें से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, बस इस तरीके से आपने इसको स्टडी करना है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, तो दिस टॉपिक विल बी रेडी फॉर एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ईयर डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ईयर की डायग्राम है, सेम टू सेम आपकी बुक जैसी ही है, बस आपने ये जो बुक में डायग्राम है उससे थोड़ा सा इसको मैच करना है। तो ये जो ईयर डायग्राम है ये भी आपकी कुल आपकी बुक की तरह ही है, आपने बस इसको थॉरो रीडिंग करनी है, बुक को जो है लाइन वाइज पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है और फिर आपने ये सारी डायग्राम देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन ईयर के 2 फंक्शन होते हैं। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन ईयर का एक ही फंक्शन होता है, एक फंक्शन नहीं होता है एक्चुअली, ह्यूमन ईयर का 2 फंक्शन होता है। नंबर 1 हियरिंग इसका फर्स्ट फंक्शन है और नंबर 2 बॉडी बैलेंस इज ऑल्सो वन फंक्शन ऑफ आवर ईयर। एक्चुअली बेटा इस टॉपिक को पढ़ के आपको बहुत नॉलेज होगी। आपको जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनको यही पता होता है कि ईयर हमारा सिर्फ हियरिंग का काम करता है, पर आप इस बुक को, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा ईयर बैलेंसिंग का भी काम करता है, बॉडी बैलेंस का करता है। तो नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, तो आपने इसको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे काम करता है हमारा ईयर। तो ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर में क्या आता है, एक ये पिन्ना आता है, एक ये ऑडिटरी कैनाल आती है, तीसरा आता है टिम्पैनम। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर में। ये बीच में जो होता है उसका होता है मिडल ईयर, जिसमें ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ईयर बोन्स होती हैं। और लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो इनर ईयर होता है। इनर ईयर में आपके बैलेंस और हियरिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल। ठीक है, सारा स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले कई बार कई लोग बोलते हैं कि हमारा जो आउटर ईयर है उसका कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं है। हमारा जो आउटर ईयर है, जो पिन्ना है, ये वाला पार्ट जो पिन्ना होता है, पिन्ना का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड कंडक्ट्स देम थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मतलब पिन्ना यहाँ से कलेक्ट करता है सारी साउंड वेव्स को। ये देखो, साउंड वेव्स को ऐसे से कलेक्ट करता है, ऐसे साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा और ऑडिटरी कैनाल में भेजता है। ऑडिटरी कैनाल में देखो भेज दिया सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करके। उसके बाद ये साउंड वेव्स जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे स्ट्राइक करती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये फंक्शन है आपका फर्स्ट आउटर ईयर का। अब आ जाओ सेकेंड, मिडल ईयर। मिडल ईयर में एक छोटा सा स्पेस है, ये वाला स्पेस जो होता है ये मिडल ईयर है। ये चारों तरफ से बंद होता है, बस एक साइड से थोड़ा सा खुला होता है, हमारी गले में खुलता है ये। तो यहाँ पे एक कैनाल होती है, उससे हमारे गले में ये ओपन होता है। तो नाउ यू सी दिस वन, जो मिडल ईयर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिडल ईयर क्या करता है, उसमें जो 3 बोन्स हैं वो आपकी सबसे पहले 3 बोन्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। देखो, तीनों बोन्स के पहले नाम याद करना। पहली बोन को कहते हैं मेलस, सेकंड बोन को कहते हैं इंकस, थर्ड बोन को कहते हैं स्टेप्स। इनका कॉमन नेम भी है, जनरल इंग्लिश नेम भी है, हैमर, एनविल और स्टिरप। मेलस को हम हैमर कहते हैं, इंकस को एनविल और स्टेप्स को स्टिरप। स्टिरप जो होता है वो एंड सबसे छोटी बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, और ये ईयर बोन होती है। इसके बाद आपके इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल कहते हैं बेटा, ये नाम याद रखना आपने। और ये देखो यहाँ पे इंकस, हैमर और मेलस और स्टेप्स भी दिया है यहाँ पे। ईयर ऑसिकल कहते हैं इन सभी को इकट्ठे। तो कई बार क्वेश्चन आता है आपकी उसमें 1 वर्ड में या फिलअप्स में आ जाता है, व्हाट इज़ द कलेक्टिव नेम ऑफ ईयर बोन्स।
तो कलेक्टिव नेम ऑफ 3 ईयर बोन्स आर ईयर ऑसिकल्स। इसको अच्छे से लर्न कर लेना आपने ये वाला वर्ड, बिकॉज मैनी टाइम ये कई बार पेपर में आ चुका है और आने की भी चांसेस हैं, तो आपने इसको ईयर ऑसिकल्स को लर्न कर लेना है। मतलब तीनों बोन की जो कलेक्टिव नेम है वो है आपका ईयर ऑसिकल, तो आपने इसको ऐसे लर्न कर लेना है। नाउ नेक्स्ट वन इज़, अब हमारे सेकेंड जो मिडल ईयर है उसमें एक और पार्ट होता है। मिडल ईयर एक्चुअली देखो चारों तरफ से बंद है। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ से ये बंद है, और इसमें और जो हमारा बाहर वाला है ऑडिटरी कैनाल है वो बाहर की तरफ को ओपन रहता है। तो जो एयर प्रेशर होती है ना वो यहाँ बड़ी ट्रबल करती है। देखो यहाँ पर एयर प्रेशर बिल्कुल आपके आउटर एयर प्रेशर की तरह, एनवायरमेंटल एयर प्रेशर की तरह होता है। यहाँ पर एयर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इन दोनों तरफ की, यहाँ का एयर प्रेशर और यहाँ ऑडिटरी कैनाल का एयर प्रेशर और मिडल ईयर का एयर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक कैनाल है नीचे की तरफ को। ये कैनाल कहलाती है यूस्टेशियन कैनाल। यूस्टेशियन कैनाल आपकी गले में खुलती है, और गले की वजह से जो सेकेंड मिडल ईयर होता है वहाँ की बैलेंसिंग होती रहती है। एयर प्रेशर की बैलेंसिंग करते रहते हैं, एयर प्रेशर मेंटेन रखते हैं। अब देखो ये जो आपकी कई बार आपने देखा होगा, आप कान में दवाई डालते हैं तो आपको गले में फील होती है, तो उसका मतलब वो यूस्टेशियन कैनाल से आपके गले में आ जाती है। तो ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका फंक्शन लिख लेना। ये फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो यूस्टेशियन कैनाल है वो एयर प्रेशर ध्यान से देख लो, एयर प्रेशर को बोथ द साइड्स ऑफ ईयर ड्रम के दोनों साइड का एयर प्रेशर मेंटेन रखती है ये यूस्टेशियन कैनाल। क्योंकि यूस्टेशियन कैनाल से अगर ये एयर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो आपके ईयर ड्रम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। इसलिए नेचुरली हमें हमारी जो एयर प्रेशर है मिडल ईयर में और आउटर ईयर का प्रेशर यूस्टेशियन कैनाल से बैलेंस कर लिया जाता है, मतलब प्रेशर इक्वलाइज कर लिया जाता है, जिससे हमारा ईयर ड्रम प्रॉपरली काम करे। तो यूस्टेशियन ट्यूब इक्वलाइज द एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ईयर ड्रम फ्रीली वाइब्रेट करता है। ये पॉइंट मेरा नोट कर लेना और इसको लर्न कर लेना, बिकॉज फंक्शन ऑफ यूस्टेशियन कैनाल बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, और ये बहुत थोड़ा छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है बुक में, पर बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं। आपने यहाँ से याद रखना, ये भी आपका एक बोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूस्टेशियन कैनाल का फंक्शन क्या है। तो आपने याद रखना है ये इक्वलाइज करता है एयर प्रेशर। ओके, नाउ आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तब वो उससे क्या होता है, जब ईयर ड्रम आपका साउंड वेव से वाइब्रेट करता है बेटा, तो ईयर ड्रम साथ साथ में अंदर की ऑसिकल्स को, ईयर बोन्स को भी वाइब्रेट करता है। ईयर बोन्स को कैसे वाइब्रेट करेगा, ये देखो, ये जो हमारी फर्स्ट वाली बोन है, हमारी जो ये मेलस है, मेलस आप देख रहे हो हमारे ईयर ड्रम के साथ अटैच है। देखो ईयर ड्रम के साथ अटैच है। तो ये जो मेलस ईयर ड्रम के साथ अटैच होती है ना, तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है ऐसे ऐसे, तो वो इस मेलस को नीचे की तरफ खींचता है। तो नीचे की तरफ खींचता है तो मेलस जो है वो ऑटोमेटिकली हिलने लगता है। जब मेलस हिलता है तो वो आगे इंकस को पुश करता है, इंकस को भी वाइब्रेट करने में हेल्प करता है। इंकस जब वाइब्रेट होती है, इंकस ये है देखो, इंकस जब वाइब्रेट करती है तो इंकस जो है स्टेप्स को खींचती है आगे पीछे। तो स्टेप्स भी आपकी इनसाइड और आउटसाइड को ऐसे वाइब्रेट करती, तीनों बोन्स वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं बिकॉज ऑफ टिम्पैनम की वाइब्रेशन की वजह से तीनों बोन्स वाइब्रेट करती हैं। अच्छा, जब वाइब्रेशन ऑफ लास्ट ऑसिकल स्टिरअप, इसकी वजह से क्या होता है, ये लीवर लाइक एक्शन से वाइब्रेट करती है। मतलब क्या होता है कि इसको लीवर की तरह आगे पीछे खींचते हैं, तो उसकी वजह से वो उसकी वाइब्रेशन होती है, किसकी, स्टेप्स की। स्टेप्स वाइब्रेट करती है, और ये तीनों ही ऑसिकल जब वाइब्रेशन करती हैं आपकी जो साउंड वेव्स हैं वो एम्पलीफाई हो जाती हैं। स्टेप्स वाइब्रेट करती है तो सारी बोन्स एक साथ वाइब्रेशन करती हैं।
The vibration of the last ossicle, that is stirrup, is amplified ड्यू टू लीवर लाइक एक्शन ऑफ द फर्स्ट टू। अब पहली और ये मेलस और इंकस जब वाइब्रेट करती हैं ना, तो वो स्ट्राइप को ज़ोर ज़ोर से खींचती हैं, और इसकी वजह से वो क्या करती हैं, तीनों मिलके साउंड वेव को एम्पलीफाई करती हैं। एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव होता है यहाँ पर, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड वेव को बढ़ा देती हैं, और उसकी वजह से आपका जो इसकी एनर्जी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज़ फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल का फंक्शन है ये। ओके, अब आ जाओ, अब इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ कॉल्ड एज इनर ईयर। इनर ईयर स्टूडेंट्स ये वाले पार्ट को कहते हैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, तो वो मैंने अभी आपको बतानी। पर इनर ईयर में जाने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी स्टिरिप है ना, वो जहाँ लगी होती है वो वहाँ पर एक विंडो को क्लोज़ कर रही होती है। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं, तो ये ऐसे और ऐसे एक विंडो के ऊपर लगी होती है, और ये ऐसे एक प्लेट को खींचती है। तो वो प्लेट आपकी राउंड विंडो को और ओवल विंडो, यहाँ 2 विंडोज़ होती हैं, एक ओवल विंडो होती है और एक राउंड विंडो होती है। तो जो ओवल विंडो है उसकी ओपनिंग को स्टेप ने कवर कर रखा होता है, और जो राउंड विंडो है उसके नीचे ही प्रेजेंट होती है। ये है राउंड विंडो, देखो, और ये आपकी ओवल विंडो होती है। इसको इसने क्लोज़ किया हुआ है, किसने, स्टेप्स ने, उसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है। तो जब आपकी स्टेप्स जो होती है वो बहुत ज़ोर से हिलती है, तो वो अंदर वाले पार्ट को भी मोशन में ले आती है। तो दिस इज़ योर स्टेप्स की क्लोजिंग पार्ट है। अब आ जाओ इनर ईयर में। बेटा इनर ईयर हमारा ये वाला पार्ट कहलाता है, ये जो अंदर पार्ट है इसको इनर ईयर कहते हैं। आपको पता है इसका एक और नाम है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और पेपर में कई बार मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बारे में पूछा जाता है, और वही वर्ड लिखा होता है, और बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इनर ईयर ही कहते हैं। तो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इनर ईयर का अनदर नेम है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और इसके 3 पार्ट होते हैं, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल, 3 पार्ट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉक्लिया आता है। कॉक्लिया आपके इस पार्ट को कहते हैं, ये कॉक्लिया आ गया। दूसरा पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये देखो सेमी आधी कैनाल्स है ना, तो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, ये 3 होती हैं। उसके बाद वेस्टिब्यूल, ये जो छोटी सी प्लेट यहाँ पे बन रही है, ये प्लेट, इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब वेस्टिब्यूल का अलग फंक्शन है, सेमी सर्कुलर कैनाल का अलग फंक्शन है, और कॉक्लिया का अलग फंक्शन है। तो अब हम इन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि जो हमारा कॉक्लिया होता है, वो कॉक्लिया ना एप्पल की स्नेल जैसे होती है ना, एप्पल स्नेल होता है, उसकी तरह इसका शेल बना होता है। जैसे उसका शेल होता है ना, वैसे स्पाइरल शेप का होता है ये आपका कॉक्लिया। तो ये जो कॉक्लिया है, इट हैज़ 2.5 टर्न्स, इसमें 2.5 टर्न होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये कॉक्लिया की एक दूसरी डायग्राम बता रही हूँ, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ यहाँ पर, और ये आपका इनर ईयर का डायग्राम है। अभी आपने इसमें अगर एक नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पार्ट है, ये देखो, ये स्टेप लगी हुई है यहाँ पे, और स्टेप के साथ एक प्लेट लगी है जो इनर ईयर में जो एक ओपनिंग है उसको क्लोज़ कर रही है। और ये मैंने आपको बताया था ओवल विंडो है, ये वाली विंडो ओवल विंडो, और यहाँ पे आपकी राउंड विंडो होती है। तो यहाँ से ये अंदर की तरफ अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको वाइब्रेट करती है। तो ये आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो गया कि कैसे स्टेप वहाँ पर अटैच है। अच्छा, स्टेप को कौन हिला रहा है, पीछे से दोनों बोन्स, जो बाकी की 2 बोन्स हैं वो हिला रही हैं, तो इसकी वजह से अंदर के फ्लूइड को ये हिलाना शुरू कर देता है। अब आ जाओ नेक्स्ट वन आपका, इसका मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। कॉक्लिया के जो एक स्नेल का शेल होता है उसकी तरह इसका स्पाइरल स्ट्रक्चर है। अब इस स्पाइरल स्ट्रक्चर में 2.5 टर्न्स होते हैं, एंड इट्स इनर वाइंडिंग कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल कैनाल्स। अब देखो, मैंने इसको खोला है, खोल के मैंने जो है आपको यहाँ से कट करके दिखाया हुआ है। तो अगर इसको कट करेंगे तो इसमें 3 जो है आपको कैनाल्स नज़र आती हैं। तो नेक्स्ट वन इज़, अब मैं इसके इनर पार्ट्स को आपको दिखाना चाहती हूँ।
तो स्टूडेंट्स अब आप ये देखो, ये कॉकलिया का इनर पार्ट है, मतलब उसकी जो क्रॉस सेक्शन है। इसमें देखो कॉकलिया अंदर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पैरेलल कैनाल्स होती हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको एक कॉकलिया की डायग्राम बना के दिखाऊं तो उसमें आप देखोगे कॉकलिया जो होता है एक्चुअली ओपन करने पे वो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आता है। अगर मैं पूरे का पूरा कॉकलिया ओपन कर दूं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है, और अंदर उसके जाके ऐसे 3 पैरेलल कैनाल्स बन जाती हैं। 1 2 3 पैरेलल कैनाल्स बन जाती हैं। और इन 3 पैरेलल कैनाल्स में डिफरेंट टाइप की आप कह सकते हो कि फ्लूइड भरा होता है। अब आप देखो, जो सेंट्रल कैनाल होता है उसमें अलग टाइप का फ्लूइड भरा होता है सेंट्रल वाली कैनाल में, जिसको हम कहते हैं मीडियन कैनाल। जो सेंट्रल वाली कैनाल होती है उसको मीडियन कैनाल कहते हैं। और जो बाहर वाली कैनाल होती है ना, उसमें अलग फ्लूइड भरा होता है, और उसको बाहर वाली का ऊपर नंबर 1 कैनाल जो होती है उसको हम कहते हैं बाहर वाली कैनाल, और उसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर कैनाल। और जो तीसरे नंबर की कैनाल होती है उसको हम टिम्पैनिक कैनाल कहते हैं। तो आपने 3 नाम याद रखने हैं। पहली है आपकी वेस्टिब्यूलर कैनाल, दूसरी है आपकी मीडियन कैनाल, तीसरी है आपकी टिम्पैनिक कैनाल। तो इस तरीके से आपने इसको, मैंने थोड़ा सा ओपन करके आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि कैसी होती थी। यहाँ पर भी देखो आप, ऊपर वाली दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज वेस्टिब्यूलर कैनाल, ये अंदर की तरफ चली गई होगी। ये वाली तीसरी वाली आपकी टिम्पैनिक कैनाल, और जो बीच वाली है वो आपकी मीडियन कैनाल। और एक ख़ास बात है मीडियन कैनाल के पास, उसके पास एक वेरी स्पेशल ऑर्गन है। उस ऑर्गन को हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ये हमारा हियरिंग ऑर्गन है। एक्चुअल में हमारा हियरिंग ऑर्गन ये वाला है, इसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, इस वर्ड को भी बेटा बहुत अच्छी तरह से लर्न करना। ये भी बोर्ड में बहुत बार, हर बार रिपीट होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हियरिंग ऑर्गन? ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। और ये इसकी कई बार लोकेशन आती है कि कहाँ पर होता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, तो आपने ये याद रखना है ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वो मीडियन कैनाल ऑफ कॉकलिया में प्रेजेंट होता है। आपने पूरा लिखना है, मीडियन कैनाल ऑफ कॉकलिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर ये मैंने ऑर्गन ऑफ कॉटाई का बड़ा सा डायग्राम आपके लिए प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन मिडल कैनाल। जो मिडल कैनाल होती है जिसको मीडियन कैनाल कहते हैं, एंड उस मीडियन कैनाल के अंदर आपका जो है एंडोलिम्फ भरा होता है। उस एंडोलिम्फ के अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पेशल सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई, और ये सेंसरी सेल्स होते हैं। ये सेंसरी सेल्स हमारे उस स्पाइरल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये दीज आर आवर हियरिंग सेल्स, यू कैन से दैट। ये हमारे हियरिंग सेल्स हैं। तो अब इसके पार्ट्स देखते हैं। ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। इसमें सबसे पहले आपने नीचे देखना है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। इसको बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। बेसिलर मेम्ब्रेन बेस मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये सारे सेल्स रेस्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखो कुछ सेंसरी सेल्स हैं जिनके साथ नर्व्स लगी हुई हैं। ये सेंसरी सेल्स आपको सारे दिखाई देंगे जिनके साथ नर्व्स लगी हैं। बाकी सारे सेल्स ना उनके सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, और इनके साथ अगर आप देखोगे तो ये देखो नर्व्स सारी अटैच हैं, सबके साथ नर्व्स अटैच हैं। ये नर्व्स जा रही हैं, और ये नर्व्स आगे जाके इकट्ठी हो जाती हैं। ये देखो यहाँ से भी नर्व्स आ रही हैं। तो जितने सेंसरी सेल्स होते हैं उनके ऊपर आप देखोगे तो हेयर्स लगे होते हैं। ये देखो हेयर सेल होते हैं और इनको हेयर्स लगे होते हैं। ये हेयर्स ऊपर की तरफ, जिनको हेयर्स लगे होंगे उनके साथ नर्व्स लगी होंगी। तो इसका मतलब है कि ये हेयर्स जो हैं वो साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं और उनकी मैसेज को वो नर्व्स को सेंड करते हैं। उसकी वजह से आपको सुनाई देता है, आप यू आर एबल टू हियर। और इन सब के ऊपर एक बड़ी स्पेशल चीज़ लगी है, दैट इज़ कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसका नाम याद रखना, बहुत बार लेबलिंग में पूछते हैं। लेबलिंग में ये पूछते हैं कि ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं। इसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यहाँ लिखा हुआ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, लेबलिंग में काम आती है ये। और लेबलिंग के टाइम पे आपको ये स्पेलिंग वगैरह लर्न रखनी। अब इसका काम क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो होती है, दिस इज़ एक्चुअली
वाइब्रेटिंग, जैसे ही आपका फ्लूइड वाइब्रेट करता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करनी शुरू करती है और ये प्रेशर डालती है हेयर्स पे। हेयर्स पे जब प्रेशर आता है तो अंदर सेंसेशन जाती है और सेंसेशन जो है वो नर्व्स को पहुंचती है और नर्व से सेंसेशन जो है वो आपके ब्रेन में जाती है, हियरिंग पार्ट में, ब्रेन के हियरिंग एरिया में चली जाती है, वहाँ पे आपको वर्ड सुनाई देता है। तो अब आप देखो इसके सारे पार्ट्स याद रखना। ऑर्गन ऑफ कॉटाई के कितने पार्ट्स हैं? सबसे पहले हेयर सेल्स हैं, उन पे हेयर्स लगे हैं, उनके ऊपर आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और बेस में बेसिलर मेम्ब्रेन है और साथ में नर्व्स अटैच है। बस ये 4 चीज़ें आपने याद करनी है और इस तरीके से आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई कंप्लीट हो जाता है। तो ये इस डायग्राम में मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखो आपकी ये कॉकलियर नर्व आ रही है और यहाँ से आपकी जो है वो वेस्टिब्यूलर नर्व आ रही होती है या फिर डायनामिक बैलेंस वाली नर्व आती है और आगे जाके ये दोनों इकट्ठे हो जाती हैं और देन ये ऑडिटरी नर्व बनाती हैं इस तरीके से। ये तो हो गया सारा हियरिंग का पार्ट। अब आ जाओ बैलेंसिंग का पार्ट भी पढ़ लेते हैं। बैलेंसिंग कैसे होती है बेटा? बैलेंसिंग के लिए ना ये जो हमारा वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल है ये लोग बैलेंसिंग करते हैं, ये हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं। ऊपर जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको नज़र आ रही हैं ये देखिए, ये सेमी सर्कुलर कैनाल हैं 1, 2 और ये 3, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ना हमेशा दे आर अरेंज्ड एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल पे अटैच होती हैं ये, और इनका एक पार्ट जो होता है वो स्वेल्ड होता है, दैट वो एम्प्यूला की तरह होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ऐसे स्वेलिंग रहती है, ये देखिए यहाँ पर एक स्वेलिंग है और एक स्वेलिंग आपको यहाँ दिख रही है। तो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल की एक साइड जो होती है वो वहाँ पर एम्प्यूला प्रेजेंट होता है। इसका नाम आपने याद करना है एम्प्यूला, और इस एम्प्यूला में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने इस एम्प्यूला को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद करना है। और उसके बाद ये सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है और इन एम्प्यूला के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं आप देखोगे यहाँ पे ना, इन एम्प्यूला के अंदर अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे ऐसे। इनको भी हेयर्स लगे होते हैं, इनको भी हेयर्स लगे होते हैं, हेयर्स लगे होते हैं इनको भी। और ये रिसेप्टर्स फ्लूइड की वजह से आपका डायनामिक बैलेंस कंट्रोल करते हैं। ये सेंसरी सेल्स आपके डायनामिक बैलेंस कंट्रोल करते हैं वाइल द बॉडी इज़ इन मोशन। जब बॉडी आपकी मोशन में होती है ना, तब यहाँ की जो नर्व फाइबर्स हैं वो इसकी डायनामिक बैलेंस को आपके ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में लेकर जाते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे नर्व्स लगी हुई हैं इसके साथ, ये जो नर्व्स हैं ये यहाँ से डायनामिक बैलेंस को कलेक्ट करती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और जाके ऑडिटरी नर्व के साथ अटैच हो जाती हैं और ये डायनामिक बैलेंस कंट्रोल करती हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के एम्प्यूला होते हैं वहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेंसरी सेल्स नर्व्स से अटैच होते हैं और जब भी आपकी बॉडी मोशन में होती है तो ये डायनामिक बैलेंस को आपके कंट्रोल करते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। और ये नर्व्स मैसेज लेके जाकर ऑडिटरी नर्व के साथ अटैच हो जाती हैं, जो वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई से आ रही थी ना उसी के साथ जाके मिक्स हो जाती हैं। और उसके बाद आपके पास जो दूसरा पार्ट है वो है आपका नीचे वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट में आपके उसके दो पार्ट्स होते हैं वेस्टिब्यूल के। पहले मैं आपको वेस्टिब्यूल दिखा देती हूँ कहाँ जैसे एग्जिस्ट करता है। ये देखो, ये कॉकलिया से अलग और ये छोटा सा जो यहाँ पे रीजन होता है इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये जो कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल के बीच में छोटा सा पार्ट है ना, इसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। इस वेस्टिब्यूल के भी 2 पार्ट होते हैं, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यूट्रिक्यूल और सेकुलस, आपकी बुक में यूट्रिकुलस लिखा हुआ है तो यूट्रिकल भी बोलते हैं इसको, यूट्रिकुलस और सेकुलस है। कलेक्टिवली हम इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, दोनों को इकट्ठा मिला के हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब आप ये देखो यूट्रिकल है यहाँ पे, ये वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को यूट्रिकल कहते हैं और फिर नीचे वाले पार्ट को हम सेकुलस कहते हैं, ये वाले पार्ट को हम सेकुलस कहते हैं। सेक्यूल लिखा हुआ है, सेकुलस भी बोलते हैं। तो सेकुलस एंड यूट्रिकुलस और यूट्रिकल एंड सेक्यूल। तो आप यहाँ देखोगे जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी याद रखना, ऊपर वाला पार्ट यूट्रिकुलस कहलाता है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल की तरफ का पार्ट है वो यूट्रिकुलस कहलाता है, जो कॉकलिया वाली तरफ का पार्ट होता है वो सेकुलस कहलाता है। एक्चुअली पेपर में जब ये डायग्राम्स आती हैं तो ये कई बार
ऐसी नहीं दिखाई देती जैसी बुक में है, थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो वहाँ पे जो उन्होंने लेबलिंग के लिए मार्किंग की होती है, कई बार उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपने याद रखना है इस पॉइंट को, टिप है ये, मेमोरी टिप है आपके लिए, कि जब भी ऐसा कोई 2 सर्कल आएंगे तो उसमें से जो सर्कल आपका सेमी सर्कुलर कैनाल की तरफ होगा वो यूट्रिकुलस होगा, जो सर्कल आपका जो एरो आपका कॉकलिया की तरफ वेस्टिब्यूल पे लगा होगा, कॉकलिया की साइड वाला, वो आपका सेकुलस होगा। इस तरीके से ये दोनों, अब ये दोनों क्या काम करते हैं, ये दोनों कलेक्टिवली, इनमें भी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ भी ना सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ सेंसरी सेल्स, इनके अंदर ऐसे सेंसरी सेल्स होंगे और इनके ऊपर हेयर्स लगे होंगे, ऐसे दोनों में सेंसरी सेल्स होंगे और हेयर्स लगे होंगे। ये सेंसरी सेल्स आपका स्टैटिक बैलेंस बनाते हैं। स्टैटिक बैलेंस, जब बॉडी स्टेशनरी रहेगी, स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगी, तब ये स्टैटिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। और इनसे भी नर्व्स निकल रही हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ से नर्व्स निकल रही हैं, और ये नर्व्स जाके आपके जो एम्प्यूला वाली नर्व्स हैं उनके साथ कलेक्ट हो जाती हैं। दोनों फिर इकट्ठी मिलके जाके ऑडिटरी कैनाल के, ऑडिटरी नर्व्स के साथ आपकी डायनामिक बैलेंस की नर्व्स और स्टैटिक बैलेंस की नर्व्स इकट्ठी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और फिर एक नर्व बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडिटरी नर्व। तो वो आपने, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कैसे ये दोनों नर्व्स कंबाइन होती हैं। तो अब आपको पता चल गया आपके 2 बैलेंस होते हैं, डायनामिक बैलेंस और स्टैटिक बैलेंस। जब बॉडी मोशन में होती है तो उसका डायनामिक बैलेंस कंट्रोल करना होता है, तो वो होता है आपका, किससे होगा वो वाला कंट्रोल, वो होगा आपका जाके एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल से। किससे कंट्रोल होगा, एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल से वो कंट्रोल होता है डायनामिक बैलेंस, और एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। और अगर आपको कोई पूछेगा स्टैटिक बैलेंस किससे कंट्रोल होता है, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस ऑफ वेस्टिब्यूल, यूट्रिकुलस एंड सेकुलस ऑफ वेस्टिब्यूल। आप अगर पूरा नाम लिखेंगे बुक में तो बेटर रहेगा, आपको मार्क्स भी ठीक मिलेंगे। कई बार आप लोग एम्प्यूला सिंपल लिख के आ जाते हैं, तो एम्प्यूला हमारी बॉडी में बहुत जगह होते हैं, तो आप एम्प्यूला को स्पेसिफाई करें कि सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्प्यूला डायनामिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ टुडेज़ टॉपिक, एंड होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपने बुक में रीडिंग करनी है, इस वीडियो को देखने के बाद बुक में रीडिंग करिए, उसमें मार्क करिए जो जो टॉपिक आपके यहाँ पे मैंने बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट बताए हैं उनको ऊपर आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए और इसको लर्न करिए। और एक बार आपने बुक में इसकी चैप्टर की रीडिंग करनी है, वीडियो देखने के बाद बुक में रीडिंग करिए, जो इम्पॉर्टेंट बताया उसे मार्क करिए और लर्न करिए, और इससे आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप नहीं करना है अपने पेपर के लिए। और रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, गुड लक, थैंक यू।